प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा और आज दूसरा दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक भव्य रोड शो किया। जिस तरीके से वडोदरा से प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दीदार करने के लिए वहां पर घंटों धूप में इंतजार करता नजर आया। तो आज गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए भव्य तरीके से लोगों ने एक तो उनका स्वागत किया और हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती नजर आई है। अब क्या कुछ खास गांधीनगर में हुआ? आज अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया। अब क्या कुछ खास बातें कही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल दौरा था, यानी गुजरात का ऑफिशियल दौरा था। तो आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर से फटकार लगाते हुए कहा कि किस तरीके से जब ये इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी तो इंडस वाटर ट्रीटी में किस तरीके से डैम्स को लेकर सफाई ना करना और उनके गेट्स को बंद रखना, जिसके कारण डैम्स में जो पानी होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अभी तो मैंने बहुत कुछ कम किया है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ अबेंस पे डाला है और बांध साफ करने के लिए यानी डैम साफ करने के लिए हल्के से गेट खोले थे तो पाकिस्तान तिलमिला गया था। अब अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखी तो ये प्रॉक्सी वॉर का नाटक जो पाकिस्तान करता आया था वो अब भारत को साफ समझ आ गया है कि पाकिस्तान वॉर करना चाहता है। तो तमाम बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तो वहीं अर्बन डेवलपमेंट को लेकर भी तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अब जो सपना है विकसित भारत 2047 का, वो 140 करोड़ की जनता मिलकर पूरा करती नजर आएगी। और खास तौर से अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो जब गुजरात के डेवलपमेंट को या गुजरात 75 साल हो जाएंगे तो तभी उसके 1 साल बाद ओलंपिक्स होगा और देश चाहता है कि ओलंपिक्स भारत में हो। तो तमाम बातें अर्बन सेलिब्रेशन के दिन यानी अर्बन डेवलपमेंट सेलिब्रेशन 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की और बताया कि किस तरीके से अगर सभी मिलकर चलेंगे अर्बन डेवलपमेंट होगी तो विकसित भारत बनता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का फाइनल शेड्यूल आ चुका है। 29 मई की शाम प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचेंगे। सबसे पहले पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे और इस रोड शो की शुरुआत राजभवन से शुरू होकर शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड पर हजारों कार्यकर्ताओं के बीच से काफिला गुजरेगा और मोदी जी के स्वागत के लिए 32 जगह मंच बनाए गए हैं। मोदी जी का काफिला धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा और वहां नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद करेंगे। यानी ये पूरा शेड्यूल बीजेपी के तरफ से तय किया गया है और इसकी जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि मोदी जी के आगमन और स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई है। इसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी रोहतास के विक्रमगंज से जनसभा को संबोधित करेंगे और उस इलाके में करीब 50,000 करोड़ रुपए के सौगात देंगे। इन दोनों कार्यक्रमों को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई है। चाहे सुरक्षा की बात करें या व्यवस्था की बात करें, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्परता से लगा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस आगमन को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। भोपाल में वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बिंदु कहें तो जिसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली गई है वो बजट के प्रस्ताव को लेकर है कि बजट के उपयोग को लेकर सरलीकरण किया गया है और बजट के उपयोग को लेकर केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। आज वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार अब विभागाध्यक्ष जो एचओडी होते हैं उनको वित्तीय अधिकार अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई नीति आयोग की बैठक की भी जानकारी दी कि किस तरह से छोटे शहरों का भी सुनियोजित विकास करना है। इसके अलावा निवेश को लेकर एक चार्टर बनाना है।
पर्यटन स्थल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मध्य प्रदेश में डेवलप करना है। आज की बैठक में कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई और बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर जिले में सभी मुकम्मल तैयारियां करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज की बैठक में 31 मई को पीएम के भोपाल दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई और लोक माता अहिल्या देवी के 300वीं जयंती को लेकर हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाना है, उसको लेकर भी आज की कैबिनेट में चर्चा हुई। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 28 मई यानी बुधवार को वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आएगी। झारखंड ने भी अपनी तैयारी आयोग के सामने पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए की मांग झारखंड वित्त आयोग से करेगा। इसके साथ ही करों में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भी वित्त आयोग से विनती की जाएगी। वित्त आयोग से ये कहा जाएगा कि करों में हिस्सेदारी 41 से 50% के करीब कर दी जाए। झारखंड सरकार 16वें वित्त आयोग से अगले 5 साल के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए की मांग करने जा रही है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41 से बढ़ाकर 50% करने की मांग भी की जाएगी। इससे संबंधित मेमोरेंडम झारखंड सरकार ने तैयार कर लिया है। इसे 30 मई को आयोग की टीम को सौंपा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार विकसित राज्यों की बराबरी के लिए तय पैरामीटर के अनुरूप भी राशि देने का आग्रह आयोग से करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की जाएगी। नदियों में बरसात के पानी के संग्रहण के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए कहा जाएगा। सरकार आयोग के सामने राज्य की जरूरत और आर्थिक सहायता की जरूरत की तस्वीर पेश करेगी। इसमें विभागवार आवश्यकता की मांग होगी। बंद हो चुकी SRE सिक्योरिटी रीजन एक्सपेंडिचर और विशेष केंद्रीय सहायता की राशि मांगी जाएगी। इसके पीछे तर्क यह होगा कि उग्रवाद परिवेश में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना शुरू करनी होगी। रोजगार के अवसर बनाने होंगे, आवागमन की व्यवस्था करनी होगी, प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना होगा। अभी पुलिस की दबिश से उग्रवाद पर काबू पाया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में विकास की स्थिति नहीं बनी तो कभी भी उग्रवाद फिर से पनप सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कुछ दिनों पहले ही ये कहा है कि उग्रवाद पर बहुत हद तक अंकुश लगा है, लेकिन उग्रवाद पर अंकुश का एक कारण सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। जैसे ही सुरक्षा बल हटेंगे उसके बाद स्थिति में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे हालात में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विकास महत्वपूर्ण है और वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार इसी का खाका पेश कर 3 लाख करोड़ की मांग करने की योजना बना चुकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता को मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। दरअसल यह याचिका महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर बयान दिया है वह कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, लिहाजा उन्हें आदेश दिया जाए कि इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल न करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ जो याचिकाएं लंबित हैं उसमें सजा का प्रावधान है, वो सजा उन्हें मिलनी चाहिए। जिस पर सुनवाई के दौरान CJI BR गवई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मांगे की है वह मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान
टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी को आड़े लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी को जब इतिहास भूगोल का पता नहीं है तो स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर इस तरीके की टिप्पणी उन्हें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा था। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। पास्को एक्ट में बरी हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आज अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे हनुमानगढ़ी गए, जहां उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया, पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। वहां से निकलकर अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो पहले ही कहते थे कि वो निर्दोष हैं और अगर आरोप साबित होगा तो वो खुद आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आज मैं निर्दोष साबित हुआ हूं और न्यायालय को धन्यवाद है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया उन लड़कियों को तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल है। यही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत यहाँ पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों ने किया और ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर जब मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि 3 जो प्रमुख कानून हैं जो दलितों, महिलाओं को संरक्षण देते हैं, आज उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और उन्होंने केंद्र की सरकार से मांग किया है कि इन कानूनों के बारे में एक बार फिर से विचार करनी चाहिए, जिससे इसका दुरुपयोग रुक सके। लगभग 1 घंटे तक ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया, संतों ने स्वागत किया, उनके समर्थकों के अंदर जोश भी देखने को मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यायालय को इस पूरे प्रकरण में धन्यवाद दिया है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री को चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हो, चाहे ओला, उबर या ई रिक्शा या ऑटो हो, उसमें ड्राइवर का नाम, नंबर के साथ ही आधार नंबर मेंशन होना चाहिए। इसके पीछे तर्क है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रख के ऐसा कदम परिवहन विभाग को उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कुछ अपराध हुए जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर कि उसमें संलिप्तता पाई गई। इसी को ध्यान में रख के परिवहन मंत्री को चिट्ठी महिला आयोग ने लिखा है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर नोएडा में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है और लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। नोएडा में आज कोरोना के नए 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिसके बाद उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। जिसके बाद अब लगातार कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए देखकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। मानसून तेजी गति से महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है। लगातार जो मानसून का जो अनुमान है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जहां तक दिल्ली के मौसम की बात है, दिल्ली का मौसम 30 मई तक यूं ही बना रहेगा। छिटपुट बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देखना होगा कि दिल्ली में मानसून
कब तक आता है, जो उसकी तय तिथि है वो 27 जून से 30 जून है। हो सकता है जिस तरह पूर्वानुमान से पहले मानसून आया है वैसे दिल्ली में भी मानसून 20 जून तक आने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के बरसात के बाद ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने घोषणा किया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 29 मई 2025 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बाद अब हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसके मद्देनज़र आज वाराणसी में विद्युत मंत्री A.K. शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में बिजली कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की आम जनमानस के प्रति दुर्व्यवस्था न हो, बिजली आपूर्ति लगातार बरकरार रहे, इसमें कोई बाधा न हो, लगातार बिजली कर्मी चक्रमण करते रहें, हर तरह की व्यवस्था बना के रखें और अगर इसके बावजूद भी अगर बिजली कर्मी इस बातों को नहीं मानते हैं तो निश्चित ही उनके संग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सख्त एवं साफ लहजों में कहा है कि हड़ताल किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं होगा, बिजली कर्मी किसी भी प्रकार का हड़ताल न करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर बिजली कर्मी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ जहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से आम जनमानस के हित में पूर्ण व्यवस्था बना रखी है, वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है कि जिसके कारण अगर बिजली कर्मी हड़ताल पे जाते हैं तो आम जनमानस को कोई दुर्व्यवस्था न हो, उनकी सारी तरह से सुविधाएं मिलती रहे, जिसके लिए प्रत्येक कर्मी अलग से अतिरिक्त कर्मियों का व्यवस्था बना करके रखा गया। उनको बाकायदा प्रशिक्षित भी किया गया है कि इस अगर कहीं हड़ताल होती है तो उनको कैसे कार्य करना है, किस तरह से उनको जनता के बीच में जाना है, इन सब को देखते हुए बाकायदा प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था बना करके रखी गई है और भविष्य में किसी भी प्रकार से आम जनमानस को, उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की बिजली से संबंधित समस्या नहीं होगी। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा एक कार्यक्रम के पहले ही समाप्त हो गया। पिछले 3 दिनों से अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। आज सुबह माधवबाग मंदिर में उन्होंने 150वें मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां पर उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन और दूसरी तमाम सारी चीज़ों पर प्रधानमंत्री का जिक्र किया और उन्हें बधाई दी। हालांकि वीर सावरकर के कार्यक्रम के पहले अचानक अमित शाह को दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि इस बात की जानकारी अमित शाह ने सावरकर के परिवार वालों को दी और उनके पोते रंजीत सावरकर से मुलाकात की और अपने अचानक दिल्ली लौटने के कार्यक्रम को लेकर के उन्हें जानकारी दी। फिलहाल महाराष्ट्र में इस समय सामने चुनाव हैं और ऐसे में अमित शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। गुरुग्राम में गर्मी अपना सितम ढा रही है। सुबह 9 बजते ही गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है और दोपहर 12 से 4 बजे तक अपने पूरे शबाब पर होती है। 25 मई से नौता पर लग चुका है और भारतीय मान्यताओं के हिसाब से ये 9 दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपने साथ छाता लिए हुए हैं, सनग्लासेस यूज कर रहे हैं, पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। अघोषित कट के चलते घर पे रहने वाले लोग भी परेशान हैं, तो गर्मी जो है लोगों का दम निकालने की तैयारी कर रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी जा रही है। अगर बहुत जरूरत है, जरूरी काम है, बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता लीजिए, पानी की बोतल लीजिए ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से, भारत एक्सप्रेस के लिए। कोरोना के मरीज हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंटली 752 कोरोना के केसेस नए देखने को मिले हैं और अगर पूरे देश में आंकड़ों की बात करें तो 1009 कोरोना मरीज पूरे देश में अब तक सामने आ चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है।
हालत बहुत किसी की गंभीर नहीं है। हालांकि कोरोना से 1-2 पेशेंट की मौत भी हुई है, लेकिन उसकी मौत की वजह कोरोना नहीं है, बल्कि उनकी उम्र ज़्यादा होना और उनको किसी तरह की गंभीर बीमारी होना बताया जा रहा है। किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो सबसे अधिक केसेस 430 अकेले केरला से आए हैं, 230 से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। अगर हम पहले कोरोना की 2 वेव्स की बात करें, पहली और दूसरी, जो बहुत घातक वेव्स थी, उसमें भी सबसे ज़्यादा मरीज केरल से ही मिले थे, महाराष्ट्र से ही मिले थे। और इसी के साथ सभी प्रदेशों में एक तरह से जहां जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं वहां पर गाइडलाइन जारी कर दी गई। दिल्ली में खास तौर से अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जहां भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उन सभी प्रदेशों में भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी गाइडलाइन जारी की हुई है। केंद्र सरकार ने सभी स्टेट्स को जहां पर कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और इसी के साथ कोशिश ये है कि लोग अवेयर रहें, क्योंकि नई बात नहीं है, लोगों को मालूम है कैसे सावधान रहना है, तो इसको लेकर के एक अपील भी जारी की गई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। न्याय के देवता शनिदेव की आज जन्म जयंती है और यह जयंती ग्वालियर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी मुरैना जिले के ऐती पहाड़ पर स्थित शनि देव के मंदिर शनिचरा पर मनाई जा रही है। बड़ी धूमधाम से यहाँ जो है शनि देव की शोभा यात्रा निकाली गई और इस शनि देव की मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो पौराणिक है। और जो गतिविधियों की जो बात करें, उनके द्वारा जिस तरह की यहाँ की कहानी है कि हनुमान जी के द्वारा जब लंका पर चढ़ाई की गई थी और हनुमान जी के द्वारा जब लंका का विध्वंस किया जा रहा था तो वहां पर कोई असर नहीं हो रहा था, तब देवताओं के द्वारा बताया गया कि वहां शनिदेव बंदी हैं। जब उनको मुक्त कराया गया तो शनिदेव के द्वारा कहा गया कि मुझे ऐसी जगह स्थापित करें जहां मैं लोगों की सेवा कर सकूं और मेरी पुण्य पूजा से लोग लाभान्वित हो सकें। तब भगवान ने उन्हें यहाँ पर फेंका तो ऐती पर पर्वत पर उनके द्वारा फिर से तपस्या की गई और जो उनकी तपस्या के द्वारा फिर से अपनी जो तपस्या के द्वारा जो उनकी शक्ति थी वो फिर से प्राप्त कर ली गई। और उसके बाद से ही लगातार कई वर्षों से यहाँ पर शनिदेव की पूजा करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति भी न्याय के साथ ही चलता है, तभी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, मुरैना। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।